जैसा आप देख रहे हैं मेडीमैक्स हॉस्पिटल है। ये डॉक्टर संजीव कुमार सर का है और ये जाने माने गैस्ट्रो सर्जन है। तो चलिए इनसे कुछ सवाल करेंगे आज, पेट संबंधित जितने भी समस्याएं होती हैं। आज हमारे बीच डॉक्टर संजीव कुमार हैं, तो जाने माने गैस्ट्रो सर्जन हैं। तो चलिए सर से पहले उनके बारे में कुछ उनका परिचय लेते हैं। मैं डॉक्टर संजीव कुमार जीआई सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी एंड मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का मैं मतलब एक्सपर्ट हूँ, कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट हूँ। लास्ट 15 सालों से मैं पटना में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और हमारी एक क्लिनिक इनकम टैक्स चौराहा जहाँ पे किदवईपुरी है वहाँ पे एक है, और जिसमें चिरायु हेल्थ केयर जिसको बोलते हैं। और दूसरा हमारा जो ये K17 PC कॉलोनी कंकरबाग में हमारा जो नर्सिंग होम है मेडीमैक्स हॉस्पिटल, ये यहाँ पे है। तो सर ये जो मेडीमैक्स हॉस्पिटल है आपका मलाई पड़क चौक के पास, ये कब से आपने स्टार्ट किया इसको? ये करीब 2015 के आसपास में स्टार्ट हुआ यहाँ पे, और ये उसके बाद कंटिन्यूअस ये चल रहा है। हम लोग कोरोना टाइम में भी काफ़ी एक्टिव रहे हैं। जब दुनिया में कहीं सर्जरी नहीं हो रही थी तो हम लोगों ने यहाँ पे सर्जरी किया। जो कोरोना हॉस्पिटल बन गए थे वहाँ पे कहीं जैसे IGMS, एम्स पटना या जो भी है, कहीं पे भी सर्जिकल पार्ट नहीं हो रहा था 2 साल 3 सालों तक। तो हम लोगों ने कोविड टाइम में काफ़ी सर्जरी की और पेशेंट को उसमें जान बचाया हम लोगों ने। सर एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि देखा जाता है कि पिछले 30 सालों में कॉन्स्टिपेशन या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके पीछे रीज़न क्या है सर? खान पान है या कुछ और है सर? सबसे पहले तो ये समझनी होगी कि हमारी जो खाने की जो हैबिट्स है वो काफ़ी चेंजेज आ गई बहुत सारे चीज़ों में, जैसे कि डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे कि कंप्यूटर है और मोबाइल्स है, सब में देखेंगे विकास हो रहा है। तो उसी तरह खाने का जो ये हैबिट्स है बच्चों का या जो जनरेशन जो चल रहे हैं वो हम लोग फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, जो जंक फूड है। तो हमारा जो बेसिक ट्रेडिशनल स्टाइल जो इंडियन फूड्स थे वो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन अब लास्ट करीब 20 ईयर्स से आप देखेंगे कि काफ़ी चेंजेस हो गए लाइफ स्टाइल्स बच्चों के, और धीरे धीरे वो बढ़ते हुए एडल्ट्स पे आ गया है। तो हमारा जो खाने का स्कीपिंग टेंडेंसी है, या बाहर में फास्ट फूड हो गया, चाइनीज़ फूड्स हो गया, या नूडल्स हो गया, या बहुत सारी चीज़ें जो बाहर में मार्केट में नज़र आ रही हैं, हम लोग घर से छोड़ के बाहर की तरफ जो खाने लगते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन ही नहीं, ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो कॉन्स्टिपेशन तो जो है क्या होता है कि इंटेस्टाइन्स से और रिफ्लेक्सेस ये काफ़ी एक दूसरे से ये करते हैं, और वो जो फूड्स जो होते हैं उसमें क्या अगर उसमें मिला हुआ है या टॉक्सिक मटेरियल या बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पता चल पा रही है, और हम लोग सोचते हैं कि वो अच्छा खाना दे रहा है, और ठेला और ये सब गुमटियों पे देखेंगे लगे हुए रहते हैं, तो वहाँ पे जनरली अवॉइड करना चाहिए वैसे फूड्स को। और दूसरा चीज़ें ये है कि एक्टिविटी लोगों की छूट गई है, जो एक्सरसाइज हो गया या कोई गेम्स हो गया या बच्चों का वो सब है। अब बच्चे मोबाइल्स पे केंद्रित हो गए हैं, वो क्या होता है टीवी में उलझे हुए रहते हैं। और पहले के जो टाइम में थी कि आप इतने घंटे खेलना ही है, इतने घंटे आपका ये है, पेरेंट्स भी काफ़ी अलर्ट होते थे। अब पेरेंट्स को भी है कि हर घर में 4 अगर बच्चे हैं, 4 अगर एडल्ट्स हैं तो सबके पास एक मोबाइल्स होती है। वो क्या होता है कि मोबाइल्स पे ही गेम खेलने लगते हैं, वो सोचते हैं कि मेरी एक्टिविटी पूरी हो गई। तो ऐसा नहीं है, माइंडसेट चेंज करना होगा, मोबाइल्स को रोकना पड़ेगा, बच्चों के ये सब से दूर करना पड़ेगा, तभी हम लोग लास्ट अगले 10 साल या 20 साल का जो विज़न है अच्छे हेल्थ को दे पाएंगे समाज में। सर एक और सवाल है, इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि अक्सर देखते हैं कि हार्ट बर्न, एसिड रिफ्लक्स जिसको बोलते हैं सर, तो वो अक्सर देखते हैं आजकल आम हो गई है कुछ पेशेंट्स को, और कुछ ज़्यादा जलन होती है, नाक तक आ जाती है, या फिर जलन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कुछ बहुत लंबे समय तक रह जाती है। इसके पीछे रीज़न क्या है सर? सबसे पहले अगर एज ग्रुप्स अगर हार्ट बर्न्स का अगर 20 to 40 के बीच में है, तो आप हार्ट बर्न्स अगर हो रहे हैं तो पहले तो इन्वेस्टिगेट, आप एक सिंपल सा अल्ट्रासाउंड करा लें, कहीं पे भी पेट का जो अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन बोलते हैं उसको करा लें, एक बार देख लें कि और कुछ चीज़ें तो नहीं है, जैसे स्टोन्स हो गया या कुछ और चीज़ें कहीं पे, उसके कारण भी एक प्रॉब्लम होती है। दूसरा है कि हम लोग क्या करते हैं कि खाने के बाद जो है जनरली इवनिंग में खाने के बाद तुरंत नहीं सोना चाहिए। एटलीस्ट यू शुड गिव 2 घंटे का आप मिनिमम इंटरवल दें खाने और सोने के बीच में, ताकि हमारा जो अगर रिफ्लेक्सेस किसी को हो रहा है तो अर्ली में प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमारा तीसरा सबसे बड़ा कारण जो हमारे कंट्री में है H. pylori इन्फेक्शन, जो 95% पॉपुलेशन को H. pylori है,
जो कि एक तरह का एक बैक्टीरिया है जो कि हमारे गट्स को इन्वॉल्व करता है। अगर उस एच पाइलोरी में अगर हम लोग इंडोस्कोपी कर रहे हैं और उसमें अगर इंडोस्कोपी में हम लोग टेस्ट लेते हैं, उसमें अगर वो कंफर्म अगर आता है तो एच पाइलोरी का ट्रीटमेंट बहुत आसान है। एटलीस्ट यू शुड मतलब 14 दिन अगर आप दवा खा लें उसकी, तो ये रिफ्लेक्सेस मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। तो इसलिए आप अगर ज़्यादा हो रहा है तो एक ज़रूर इंडोस्कोपी की तरफ जाएं, अपना एक टेस्ट कराएं, एक अल्ट्रासाउंड कराएं और अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिलकर कुछ उनसे सवाल और जवाब करके अपना ट्रीटमेंट करा लें। एक सवाल और भी है, अमूमन देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स को उनको पता भी नहीं होता है, हीमोग्लोबिन लॉस होते रहता है, या तो ब्लीडिंग होता है पैखाना लैट्रिन के समय में, या तो फिर ब्लैक स्टूल होता है। तो क्या ये भी कोई सिम्टम्स है? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये दो चीज़ों में ये समझना पड़ेगा कि ये ब्लैक स्टूल और रेड स्टूल दोनों क्या है। रेड स्टूल जो भी है डिस्टल पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, मतलब एक लेवल है जहाँ के नीचे या तो जो पेरिएनल एरिया, रेनल और पेरिएनल एरिया हो गया, रेक्टम हो गया, ये सब की अगर ब्लीडिंग होती है या पाइल्स बहुत कॉमन है यंगर स्टेज में, तो उस समय रेड स्टूल आएगी। तो आपका कुछ नहीं, एक बार जाके अपने चेकअप करवा लें। रेड स्टूल मोस्ट ऑफ द टाइम पाइल्स और फिशर से होते हैं। कभी कभी कुछ बीमारियां बड़ी होती है जिसमें कि आप बड़ी बीमारी जैसे कुछ कैंसरस हो सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, इस तरह के या क्रॉन्स डिजीज़ हो सकता है। तो ये रेड तरीके का डिस्टल जहाँ रेक्टम, जहाँ से आप निकल कर लैट्रिन बाहर आता है, उस एरिया में कोई प्रॉब्लम है तो रेड स्टूल होगा। अगर अपर जीआई ब्लीडिंग हो रहा है, मतलब खाने के नली जहाँ से आप खाना जहाँ जाके स्टोर्ड होता है वहाँ पे अगर कोई भी ब्लीडिंग होती है तो लैट्रिन जो होगा वो ब्लैक होगा, तो इसलिए वो ब्लैक स्टूल बोलते हैं उसको। इसलिए उस समय इंडोस्कोपी कराने की ज़रूरत पड़ती है, अपर जीआई इंडोस्कोपी बोलते हैं उसको। और वहाँ पे हम लोग बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर अर्ली स्टेज है तो इंडोस्कोपी से भी हम लोग की बैंडिंग या कुछ और कारण से भी ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे कि अल्कोहलिक डिजीज़ है या फिर क्रोनिक लीवर डिजीज़ हो गया। तो अगर वो अपर जीआई ब्लीडिंग अगर होगी तो वहाँ से भी ब्लैक स्टूल होने के चांसेस मतलब काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो हिस्ट्री से भी पता चल जाएगा आपको कि वो क्या अल्कोहल लेते हैं कि नहीं, या कुछ इस तरह से काफ़ी पहले कभी कुछ लिया है कि नहीं। तो दो चीज़ों का समझना है कि अपर जीआई एंड लोअर जीआई। लोअर जीआई की ब्लीडिंग रेडिश होगी, अपर जीआई की जब भी आएगी तो ब्लैकिश होगी। अब जैसे ब्लैक स्टूल आया सर, तो अपर जीआई का ही ब्लीडिंग हो सकता है, तो उसमें फिर क्या संभावना बनती है पेशेंट को करने की? वो जो है अपर जीआई अगर ब्लीडिंग है तो एक इंडोस्कोपी जो नाक से मुंह से डाल के एक पाइप होती है, वो चले जाएं अपने नियरेस्ट डॉक्टर से, या फिर हमारा जो है वहाँ पे आए, वहाँ उसको देखा जाएगा कि क्या कारण है अपर जीआई ब्लीडिंग का। कुछ कारण जो मैंने बताया कि अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ हो गए या क्रोनिक लीवर डिजीज़ हो गए, CLD ये सब जो बोलते हैं, उसमें ब्लीडिंग होती है, तो उसमें एक सिंपल बैंडिंग करके हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। कभी कभी जो एच पाइलोरी जो मैंने बताया उसके कारण भी काफ़ी गैस्ट्राइटिस होता है और ये ब्लीडिंग कॉज कर सकता है। तो उसके लिए भी एक इंडोस्कोपी है जो कि एक डायग्नोस्टिक का प्रोसीजर है, और वहाँ से हम लोग निकाल कर वो उसका एक टेस्ट बायोप्सी टेस्ट लेते हैं। अगर वो कंफर्म होता है तो उसकी दवा चलती है, वो उसमें इम्प्रूव कर जाता है। तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, नियरेस्ट लोगों से मिलकर अपना इलाज ज़रूर करवाएं। पड़ा हुआ है सर कि अगर बाइंडिंग कर देते हैं तो क्या बाइंडिंग फिर खुलने की संभावना होती है? बैंडिंग अगर एक बार में कंफर्म नहीं होगा, बैंडिंग एक बार करते हैं और उसको देखते हैं हम लोग, फिर अगेन रिव्यू करते हैं, 4 वीक्स पे फिर रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या कंडीशन है, फिर अगेन 3 मंथ्स पे रिव्यू करते हैं। तो ऐसा नहीं है, खुलने की कोई संभावना नहीं होती। बैंडिंग एक अच्छी प्रोसीजर है। हाँ, बीमारी अगर बढ़ती है तो फिर दूसरी जगह से ब्लीडिंग आ सकती है, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसलिए बोला जाता है कि कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ अल्कोहल, और उसके बाद लीवर की दवाइयाँ भी चलती है ताकि उससे भी इम्प्रूवमेंट हो, और बाकी सब मेडिसिन भी उसमें ऐड होते हैं, और प्रोग्रेसिव ये चीज़ ना हो उसके लिए भी प्रिकॉशन लिया जाता है। तो उसके लिए बैंडिंग ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट है कि एक बार बैंडिंग कर दिया तो ज़िंदगी भर ये ऐसा रहेगा, नहीं। ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा फिर बैंडिंग होगी, फिर ऐसा होगा तो फिर किया जाता है उसको। तो मतलब इसके लिए सर कोई फूड हैबिट भी चेंज करना होगा बाइंडिंग के बाद? बैंडिंग के बाद में वही बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा आप स्पाइसी फूड नहीं लें, तेल मसाला कम खाएं, और जो भी खाना लें आप जो ईजिली डाइजेस्टेबल हो, और ग्रीन वेजिटेबल्स की मात्रा को थोड़ा बढ़ा के रखें। तो इस तरह के फूड हैबिट्स को ध्यान देने होंगे, बस उस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज सेगमेंट में इतना ही पूछेंगे सर से, क्योंकि फिर इंटरेस्टिंग कुछ और सवाल हैं जो नेक्स्ट सेगमेंट में सर से हम लोग करेंगे। क्योंकि
अभी बहुत सारे सवाल हैं जो जुड़े हुए हैं गैस्ट्रो सर्जरी से या गैस्ट्रो से संबंधित, तो हम लोग चाहेंगे कि सर से दोबारा मिलने का मौका मिले इसी बहाने, और कुछ और जानकारी जो है वो हम लोग ले पाएँ। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अपने अगर फूड हैबिट्स में चेंज करते हैं, अपने खान पान को सही रखते हैं, तो हम लोग को डॉक्टर्स के पास आना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि डॉक्टर्स के पास नहीं आना पड़े, लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी बीमारी जो है वो कहीं भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ रही है, अगर लैट्रिन में ब्लड आ रहा है या वेट लॉस हो रहा है या वॉमिटिंग हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, एक बार जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। गैस्ट्रो डॉक्टर हैं तो उनसे कंसल्ट जरूर करें एक बार, खुद से दवाई ना खाएं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, संजीव सर आपका, और आपने मौका दिया हम लोगों को कि आपका कीमती समय लें और कुछ ऐसे सवाल पूछे जो पेशेंट्स को फ़ायदा हो। वैसे पेशेंट्स जिनको पता है लेकिन फिर भी वो एस्केप कर जाते हैं, दिखाते नहीं डॉक्टर से, तो कम से कम वो डॉक्टर के पास ज़रूर आए, दिखा ले ज़रूर। थैंक यू सर।